नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही हर एक दल की तैयारी की। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारों की जो चयन की प्रक्रिया है वो अंतिम दौर में पहुंच गई है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इसी को लेकर दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक भी गुरुवार रात 11 बजे तक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई शीर्ष नेता शामिल थे। जबकि पीएम मोदी वाराणसी से तीसरी बार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव भी लड़ सकते हैं और हो सकता है कि जल्द ही बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो जाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 लिस्ट पहले ही जारी की जा चुकी है। ऐसे में अब उम्मीद है बीजेपी की लिस्ट का। बीजेपी की जब पहली लिस्ट आएगी तो उसमें कई शीर्ष और बड़े नेताओं का नाम शामिल है और अटकलें हैं कि इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का हैट्रिक लगाने के लिए वाराणसी से चुनावी मैदान में उतरेंगे, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और बीते दिनों जो 11 बजे तक बैठक हुई है उसमें सहयोगियों की सीटों पर भी मंथन हुआ है। कहा जा रहा है कि मिशन 80 के लक्ष्य को लिए जो बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है वो अपने सहयोगियों को यूपी में 6 सीटें देगी। सुभाषपा को 2 सीट, रालोद को 2 सीट और अनुप्रिया पटेल की पार्टी को भी 2 सीट। तो कुल मिला के अगर ये आंकड़े को हम जोड़े तो 6 सीटें बीजेपी सहयोगी दलों को देने के लिए तैयार है। लेकिन अब इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है कि 6 सीटों पर लड़ने की बात तो लगातार कही जा रही है, लेकिन कहां से कौन चुनावी मैदान में उतरेगा ये सवाल बड़ा है। कौन सी सीट बीजेपी अपने सहयोगी दल को दे रही है ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी लगातार बैठकें कर रही है। बैठकों के जरिए चुनावी नब्ज को टटोलने का काम किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए अपना जनाधार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर की तरफ से यह भी बयान सामने आया कि सीट शेयरिंग को लेकर जो भी बात हुई है उस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और लिस्ट लगभग सूत्र बता रहे हैं कि तैयार हो चुकी है। यूपी में 6 सीट सहयोगियों को और बाकी सीट बीजेपी को देने की बात कही गई है। और रात भर ये मंथन हुआ, 11 बजे तक ये मंथन चला और मंथन के बाद अब अटकलें हैं कि जल्द ही बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली है। और कई ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट भी कट सकता है, कई नए चेहरे आएंगे, कई विधायक भी इस बार सांसदों की लिस्ट में शामिल होंगे। अब ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जब पहली लिस्ट जारी होती है तो कहां से कौन चुनावी मैदान में उतरेगा, कौन सत्ता के रास्ते के लिए दोबारा से लड़ेगा या किस सांसद का एक बार फिर टिकट कटेगा। आज इन्हीं सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन रात भर मंथन तो हुआ है, अब क्या इस मंथन से विपक्षों की टेंशन बढ़ी है, आगे बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होगी और हारी हुई सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए किन कद्दावर प्रत्याशियों को उतारेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि 2014 के परिणामों को दोहराने की चुनौती है। 400 प्लस का आंकड़ा सहयोगी दल यानी कि पूरा एनडीए मिलकर पार करेगा, लेकिन सिर्फ बीजेपी ने अपने लिए 380 प्लस का लक्ष्य स्थापित किया हुआ है। तो जल्द ही पहली लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। वाराणसी, अमित शाह को गांधीनगर, राजनाथ सिंह को दोबारा से लखनऊ, स्मृति ईरानी को अमेठी, धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर या गुना, शिवपुरी, शिवराज सिंह चौहान को भोपाल या विदिशा और संबित पात्रा को ओडिशा के पुरी से टिकट दिया जा सकता है। तो ये संभावित प्रत्याशी और इनकी संभावित सीटें लगभग जो तय हुई है सूत्रों के मुताबिक हम वो ये आपको बता रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी तो कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, सहयोगियों को कितनी सीटें मिलेंगी और सहयोगी उस सीटें
देखने के बाद या सीटें मिलने के बाद कितने संतुष्ट नजर आएंगे, या फिर बीजेपी के सहयोगी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद बगावत करेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ऐसे में सपा की तैयारियां लगातार जारी हैं। आगे सपा की क्या स्ट्रैटेजी होती है? क्या जब रात भर बीजेपी का मंथन हुआ तो उसने विपक्षों में टेंशन बढ़ाई, और जब प्रत्याशियों की नई सूची जारी होगी तो कितने नए सांसद इसमें शामिल होंगे और कितने सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय पहले आपसे करवा देती हूं। अशोक यादव, नेता सपा, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष चंद्र यादव, सुभाषपा प्रवक्ता, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी रखने के लिए आशीष तिवारी जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी, और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आशीष जी से करते हुए। आशीष जी, देर रात तकरीबन 11 बजे तक ये मंथन हुआ, अब प्रत्याशियों का ऐलान कब करेंगे और कितना इंतजार करवाइएगा? को किन लोकसभा सीटों पर उतार कर जो मोदी जी का 400 पार का एक नारा है, हम किस तरीके से उसको पूरा कर सकते हैं। तो मंथन हुआ है निसंदेह, और बहुत जल्दी ही लिस्ट भी आ जाएगी। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी प्रत्याशी हम उतारे वो सारे जिताऊ कैंडिडेट हों, और वो उस सीट पर जिस पर वो लड़े उस पर जीत का सेहरा बांधकर है। बिल्कुल, देखिए सुभाष चंद्र यादव जी, जो सूत्र बताते हैं वो फिलहाल यही है कि सुभाषपा को यूपी में बीजेपी 2 सीटें देने को तैयार नजर आ रही है। इसको लेके क्या जानकारी मिल रही है आपको? सुभाषपा में कैसी बातचीत चल रही है? कितने सीटों की मांग है सुभाषपा की? जी सुभाष जी, सुभाष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है, वापस सुभाष चंद्र यादव जी का रुख करेंगे। उनसे संपर्क टूट गया है, मैं टीम से बोलूंगी जल्दी से उनको जोड़ा जाए। लेकिन देखिए, प्रवक्ता सपा भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक सवाल उनसे भी लूंगी। देर रात तकरीबन 11 बजे तक मंथन हुआ, कहा जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी में भी बीते दिनों बैठक हुई है। अब आगे की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होने वाली है? क्या आप में टेंशन बढ़ गई है क्या? देखिए, हमारी टेंशन नहीं बढ़ती। समाजवादी पार्टी टेंशन देती है भारतीय जनता पार्टी को, उसकी टेंशन नहीं बढ़ती है। इनको ये लगा होगा कि हमारे 7-8 विधायक फोड़ लिए तो इनको बहुत बड़ा उपलब्धि हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। हमें इस बात से राहत है कि कम से कम हमारा एक राज्यसभा सीट गई, लेकिन उसके बदले में हमारा जो आगामी जो लोकसभा चुनाव वो सही से होगा, क्योंकि ऐसे आस्तीन के सांप रहते तो हमें ज्यादा नुकसान करते। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ऑलरेडी 32 सीटों की घोषणा कर चुकी है, जिसमें 95% पीडीए के लोग हैं। और हमारा जो आंदोलन है पीडीए का आंदोलन है। हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आए दिन अब तक की सबसे ज्यादा अगर ऑन रिकॉर्ड देखा जाए तो आजादी की बात से सबसे ज्यादा पेपर लीक करने वाली सरकार योगी सरकार बन गई है, जो कि युवाओं का कमर तोड़ने के लिए पर्याप्त है। इस योगी सरकार का ये पेपर लीक वाला जो इनका तमाशेबाजी है। तो हमारा मुद्दा यही है कि युवाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, किसानों के ऊपर जो बम बरसाए जा रहे हैं, किसानों के ऊपर जो आंसू गैस गोले फेंके जा रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं के शोषण करने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिस तरह से गरीबों को 5 किलो राशन के ऊपर आश्रित कर दिया गया है, तो ये सारी चीजें हैं। और समाजवादी पार्टी सबको साध कर इंडिया गठबंधन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 80 हराओ भाजपा हटाओ के मिशन पर निकल चुकी है। और ये मिशन तभी रुकेगा जब हमारा ये आंदोलन, पीडीए का आंदोलन, जब इनको 80 सीटों पटखनी दे देगा, तब जाके हमारा मिशन पूरा होगा। क्योंकि ये सरकार ऐसी सरकार है जो नारा तो देती है, किसानों का, जवानों की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर डेंट किसी वर्ग को इसने दिया है तो इन्हीं 4 वर्गों को दिया है। आपने देखा होगा कि लगातार जो अग्निवीर के माध्यम से इन्होंने देखा कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के बच्चे ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं, आर्मी की सेवाओं में जा रहे हैं। इन्होंने टारगेट करके अग्निवीर योजना ला दिया। इस अग्निवीर योजना से अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कमर तोड़ने काम इन्होंने पीडीए के लोगों का किया है। तो ये पीडीए समाज के लोग क्या आंख बंद किए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पीडीए विरोधी, जन विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी ये सारी नीतियां हैं, इनसे जनता त्रस्त आ चुकी है। और समाजवादी पार्टी अपने इंडिया अलायंस के साथ मिलकर के इस पे आगे बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र यादव जी से क्या मेरा संपर्क हो गया? मैं अपनी टीम से जानना चाहूंगी। ठीक है, सुभाष चंद्र यादव जी, पहले तो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए यादव साहब,
सूत्र बताते हैं कि 2 सीटें आपको मिल रही है। क्या 2 सीटें मिलने के बाद आप संतुष्ट होंगे? देखिए मुस्कान जी, इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं है। सूत्र तो बहुत कुछ बताते रहते हैं, सूत्र तो न जाने क्या क्या बताते हैं, सूत्रों के ऊपर हम यकीन नहीं करते। फिलहाल 12 में भारतीय समाज पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कितनी सीटें नहीं मिलेगी, एनडीए और हमारा सीट नेतृत्व बैठ कर तय कर लेगा। क्योंकि एनडीए गठबंधन के जितने भी हमारे सहयोगी दल, उसके अंदर सिर्फ मुटव्वल का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। जो खींचतान आपकी जो खींचतान मची हुई सिर्फ वो इंडी गठबंधन के अंदर मची हुई है, जो इन्होंने ठगों का ठगबंधन तैयार किया है। सीटों की मारामारी, सीटों की माथापच्ची, ये सारी जो चीजें हो रही है इंडी गठबंधन के अंदर हो रही है। तो एनडीए गठबंधन के अंदर इस प्रकार की कोई भी चीजें नहीं है। ऐसी कोई अगर चीजें आएगी तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उसके ऊपर बैठकर तय कर लेगा और आने वाले समय के अंदर आपको पता चल जाएगा। अच्छा सुभाष चंद्र जी, ये थोड़ा अजीब नहीं है कि यूपी को लेकर दिल्ली में बात हो गई लेकिन सहयोगियों को पता ही नहीं है कौन कहां से चुनाव लड़ने वाला है, जबकि पहली लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। मतलब अगर आप सहयोगी हैं तो आपको होना चाहिए ना दिल्ली में, आपको भी तो पता चले ना कि आपको कितनी सीटें मिल रही है, कहां से आप चुनाव लड़ने वाले हैं। नुकसान जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ और आपको मुझसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी होगी, जो कल बैठक हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बैठक हुई थी। उसके अंदर एनडीए के कोई भी घटक दल के सहयोगी दलों को नहीं बुलाया जाता। और रही बात चुनाव लड़ने की, कौन सी सीट से भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, कौन से चुनाव नहीं लड़ेगी, वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आने वाले समय के अंदर तय कर देगा। मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एनडीए गठबंधन इस प्रकार की कोई भी सिर्फ उठौल नहीं है, कोई भी माथापच्ची नहीं है, कोई भी टांग खींचने वाला काम नहीं है। ये जितने भी हंगामे हो रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंडी गठबंधन के अंदर हो रहे हैं। तो इंडी गठबंधन देखें, भारतीय समाज पार्टी 24/7 जनता के बीच के अंदर रहती है। हम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। सीटों को लेकर भारतीय समाज पार्टी के अंदर कोई भी मारामारी नहीं बची। एनडीए के जितने भी घटक के दल हैं, चाहे वो इंसाफ पार्टी होगी, चाहे अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी होगी, जितने भी सहयोगी दल है, ऐसा कोई भी हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये इंडी गठबंधन के लोग समझे, हम लोग पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की 80 के 80 लोकसभा सीटें लड़ने जा रहे हैं और जीतने जा रहे हैं। अशोक यादव जी, आप कह रहे हैं कि आपका ये जो अभियान है पीडीए का तभी रुकेगा जब आप सभी 80 के 80 सीटें बीजेपी से छीन लेंगे, लेकिन सुभाष चंद्र यादव जी कह रहे हैं कि 80 सीटें हम ही जीतने वाले हैं। तो पहले ही अपनी सीटों की जो डिमांड इनकी है वो सीटें तो पहले मांग लें, तब न जीतेंगे। पता चला इनको 1 सीट मिल रही है, 2 सीट मिल रही है, या वो भी मिल रही कि नहीं मिल रही है। इन लोगों की स्थिति बड़ी खराब है मुस्कान जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मगरमच्छ वाली पार्टी है जो जिस तालाब में रहती है किसी को बढ़ने नहीं देती, सबको निगल जाती। और आज का वो बेस स्थिति यही है कि जो भी इनके सहयोगी दल हैं, किसी की हैसियत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होके कुछ मांग सके। हाँ, जैसे मंदिर के सामने भिखारी खड़े रहते हैं कटोरा लेके और दर्शन करने वाले जाते हैं, 1 रुपया 2 रुपया फेंक देते हैं, वही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की है। चाहे जो भी सहयोगी दल इनका है, ये याचक की भूमिका में खड़े हैं कटोरा लेके भारतीय जनता पार्टी की, साहब 1 सीट दे दीजिए हमको, 2 सीट दे दीजिए हमको। भिखारी की तरह भीख मांग रहे हैं। इनके पास हैसियत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से निगोशिएशन कर सकें। निगोशिएशन करने की क्षमता होनी चाहिए। अब वो जो 1 सीट दे देगी, 2 सीट दे देगी, इनको लड़ना पड़ेगा। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सुभाष चंद्र यादव जी, आरोपों पर जवाब की निगोशिएट नहीं करेंगे आप? खैरात में सीटें मिल रही हैं आपको, सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। यादव जी बड़े भाई हैं, वरिष्ठ है और इनको थोड़ा बहुत ज्ञान भी होना चाहिए, इसको भाषा की मर्यादा का पता है। वास्तव में समाजवादी पार्टी खुद एक भिखारी है और एक भिखारी को दूसरे भिखारी ही दिखाई देते हैं। उनके भिखारी वाला रोल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर सबने देखा कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव किस प्रकार कटोरा लेके और कमलनाथ के दरवाजे के ऊपर बैठे थे, किस प्रकार दिग्विजय सिंह के दरवाजे के ऊपर कटोरा लेके बैठे थे कि भीख के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर आपको 1 सीटें मिल जाए, 2 सीटें मिल जाए, 3 सीटें मिल जाए। लेकिन आखिरकार वो कटोरा भिखारी का खाली ही रह गया। तो एक भिखारी तो सारे लोग भिखारी दिखते हैं कि पीडीए का नारा देते हैं। कौन से पीडीए का नारा देते हो आप? राज्यसभा के अंदर आपने 3 उम्मीदवार भेजे, उसके अंदर मात्र पीडीए के स्कीम में पिछड़ने वाला एकमात्र उम्मीदवार अगर कोई था सुमन थे, पर आलोक रंजन को क्यों नहीं जानता? आलोक रंजन वही व्यक्ति है जब समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 के सरकार थी तो 13 से 14 के अंदर ये मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हुआ करते थे और उस समय अखिलेश यादव जी स्त्री आरक्षण लागू करने जा रहे थे पिछड़ों के लिए। उस आरक्षण के ऊपर रोक लगाने का काम किसने किया? आलोक रंजन ने। और उस पिछड़ा विरोधी आपने राज्यसभा के अंदर भेजने का कार्य किया। आप हमें सिखाएंगे पिछड़ा कौन है, दलित कौन है और अल्पसंख्यक कौन है? सबसे पहले अशोक भाई आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। रोहिणी आयोग का जो 27% आरक्षण है जो पिछड़ों को मिलना चाहिए, आपकी सरकार थी। सबसे आदरणीय मनोज सिंह यादव जिस प्रदेश के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव जिस प्रदेश के अंदर 1 बार मुख्यमंत्री थे, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने का आपके अंदर ख्याल नहीं आया? समिति का 2001 के अंदर 8 अक्टूबर को रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी। पिछड़ों का अधिकार देने का अगर आप इसकी हिमायत करते तो आपकी सरकार थी महाराज, रिपोर्टें लागू कर दिए होते, डिबेट में बैठकर पिछड़ों की बात
करना, दलितों की बात करना, अल्पसंख्यकों की बात करना बड़ा आसान है। सत्ता से बाहर जाने के बाद आपको पीडीए आते हैं और सत्ता के अंदर रहेंगे आप पीडीए भूल जाते हैं। ये दोहरा रवैया जो आप अपना रहे ना, ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति पहुंच चुकी है। 2 सीटें बची ना महाराज, 80 के अंदर वो दोनों भी नहीं बचने वाली। अपना घर बचा लो पहले, उसके बाद ये पिछड़ों के ऊपर आके डिबेट करना और तथ्यों पर डिबेट करना। कपिल सिब्बल को पूरा देश जानता मुस्कान जी, ये भी तथ्य है। कपिल सिब्बल वही व्यक्ति है जब तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री ने एसटी, एसटी, ओबीसी प्रमोशन का जो आरक्षण बिल पेश करने का प्रयास किया था, तो उस बिल का सबसे पहले विरोध किया था कपिल सिब्बल ने। उस बिल को फाड़ने का काम किया था कपिल सिब्बल ने। उस दोहरा विरोधी मानसिकता वाले व्यक्ति को, उस पिछड़ा विरोधी मानसिकता वाले व्यक्ति को उन्होंने राज्यसभा के अंदर भेज दिया और डिबेट के अंदर बैठ के पीडीए 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 का नारा करते रहे। ठीक है आशीष तिवारी जी, अशोक यादव जी की बातों को आपने भी बहुत ध्यान से सुना होगा। साफ तौर पर कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को इतना डोमिनेट कर दिया है कि वो अपने ही लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। मगरमच्छ की तुलना बीजेपी से कर दी गई है। देखिए, ये लोग मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं इस समय। जिस तरीके की हालात चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के अंदर, इनके खुद के विधायक टूट फूट कर इधर उधर जाने का काम कर रहे हैं। ये खुद अपने दल के लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इनका दिवालियापन है इस समय दिमाग का। तो ये अभी कुछ भी कहे उसको नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा बात करने की बात नहीं है, क्योंकि परेशान है ये। और जहां तक रही इन्होंने अभी ओपी राजभर जी के लिए इतने गंदे और गलत शब्दों का प्रयोग करा, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या राजभर जी पीडीए में नहीं आते हैं, या सिर्फ पीडीए में वही लोग आते हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, बाकी जो लोग हैं इस पार्टी में नहीं, वो पीडीए में नहीं आते? तो ये दोहरा चरित्र जो है, ये दोगलापन इनका, ये कहाँ पर काम करेगा? इनके साथ के लोग वाले जो पीडीए है वही पीडीए, उसके इतर अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर में पीडीए का कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर उनको ये गाली देने का काम करेंगे। तो ये कैसा पीडीए है इनका? ये तो सिर्फ स्वार्थ है ना, ये तो स्वार्थ की राजनीति है कि हमारे साथ आप हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप गंदे हो। कल तक यही विधायक इनके जो थे वो पुरोधा हुआ करते थे, आज की डेट में इनके ऑफिस के बाहर गद्दार का वो लगा हुआ कि ये सब गद्दार है। तो गद्दारी तो इसको नहीं कहते हैं, ये तो होता रहता है, चलता रहता है। कई ऐसे अब इनके पक्ष में जिन लोगों ने वोट डाले हैं वो लोग अपने बाहर लिख दें कि गद्दारी, गद्दार नहीं है, ये उनकी अपनी अपनी भावना थी, जिसको जिसने चाहा उसको करा। लेकिन इस तरीके के शब्दों का प्रयोग यादव जी कर रहे हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि जिस पीडीए का नारा लेकर बुलंदी के साथ भी ये आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, जो सिर्फ नारों में है, इन्होंने अपनी 4 बार की सरकार में कभी पीडीए का कोई भी उत्थान नहीं करा, हमेशा पतन ही हुआ है। और पीडीए की बात करते हैं, दलित की बेटी को मारने का काम भी इन्हीं के लोगों ने करा था। गेस्ट हाउस कांड आपको याद हो, बहन मायावती को जान से मारने की वो जो वहां पर होती, वो पीडीए से नहीं थी क्या? ऐसे एक नहीं 50 उदाहरण है। तो ये जो है, ये पार्टी जो है, ये सिर्फ और सिर्फ चालू पार्टी है। ये समय के साथ में कभी ये एमवाई समीकरण लेके चलते हैं, जब वो समीकरण इनका वहां नहीं काम करा तो इस बार इन्होंने पीडीए का नारा उठा लिया, जबकि पीडीए में इनका कोई ऐसा नहीं है। अभी राजभर जी को ये गाली देने का काम कर रहे हैं, गलत बोलने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो भी पीडीए में आते हैं। और अगर ये वाकई में सच्चे मायनों में पीडीए का अगर ये लेकर चल रहे हैं, तो इनको हर एक पीडीए के व्यक्ति का सम्मान करना सीखना चाहिए। और ये गलत चीज है, इस तरीके से इनको भाषा प्रयोग नहीं करना चाहिए यादव जी को। नहीं तो अगर भिखारी वाली बात है तो समाजवादी कहाँ कब किसके सामने कटोरा लेकर गई है, चाहे बहन जी हो या कभी कांग्रेस हो या इनके कई भी, मध्य प्रदेश का जैसे अभी हमारे सुभाष भाई ने बता दिया। तो ये कटोरा लेना नहीं होता है, ये हर एक पार्टी अपने को बढ़ाने के लिए राजनीतिक जमीन की तलाश करती है और बढ़ती है, तो उसको कटोरा लेना नहीं कहते। तो शब्दों की भाषा की मर्यादा अगर रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी 2024 का चुनाव बता देगा कि कौन कितने गहरे पानी। बिल्कुल ठीक है अशोक जी, जिस पीडीए का आप जिक्र करते हैं उसी से राजभर भी आते हैं, वाकई मैं इस बात से सहमत हूँ। फिर आखिर आप उनकी तौहीन कर रहे हैं तो किस बिना पर जनता भरोसा करे और किस बिना पर आपको 80 जिताए? देखिए, मैंने राजभर जी का या निषाद जी का या किसी का नाम तो मैंने लिया नहीं। मैंने ये कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं
उनकी मैंने हैसियत बताई। भारतीय जनता पार्टी से निगोशिएशन करने की क्या हैसियत, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। दूसरी बात, ये बात सुभाष जी को भी पता होगा कि माननीय प्रकाश राजभर जी एक बार नहीं 10 बार बोले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पिछड़ा समाज जाता है वो लीडर नहीं रहता, लोडर की भूमिका में रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय प्रकाश जी का शब्द है। एक बार नहीं 10 बार उन्होंने कहा है कि पिछड़ा समाज का जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है वो लीडर नहीं लोडर रहता है। अब वो बताएं वो क्या है, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा। और उन्होंने जब भाजपा के खिलाफ थे तो कहते थे लगातार कि बांदा विश्वविद्यालय में खास जातियों के प्रोफेसरों की भर्ती हो गई, और गोरखपुर विश्वविद्यालय में खास जातियों के प्रोफेसर की भर्ती हो गई, वाइस चांसलर्स में फला जातियों का प्रतिनिधित्व है, उसमें पीडीए नहीं है, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलितों का हक मार ली योगी सरकार ने। तो ये सारी चीजें कहते थे। तो आज क्या वो बात वहां पे उस प्लेटफॉर्म पर रह करके ये बात उठा सकते हैं? वो अगर कभी उठाए हो तो बताएं। करीब जुलाई से इतना दिन हो गया, 8-9 महीना, बताएं कि उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी ये सवाल। अच्छा ठीक है अशोक जी, तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सत्ता का प्रलोभन जो सुभाषपा को दिया गया है, इस वजह से सुभाषपा बीजेपी के पास गई है क्या? बिल्कुल, इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई? अपने आप को ही वो कहते थे कि जो वहां जाएगा वो लोडर हो जाएगा। तो हम अपने मुंह से थोड़े कुछ कह रहे हैं, अन्ना मैंने इनका नाम लेके बोला, मैंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सहयोगी दलों की भूमिका के बारे में बताया है। ये अपना नाम उसमें अपने आप जोड़ रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सुभाष चंद्र यादव जी, आपने भी तो पीडीए का बीड़ा उठाया था। वो कह रहे हैं अब जब सुभाष चंद्र यादव जी अपनी पार्टी के साथ चले गए बीजेपी में, तो वो पिछड़ों की आवाज को नहीं उठाते हैं। सत्ता का प्रलोभन है जिसकी वजह से आप गए हैं। मुस्कान जी, मैंने बोला ना कि अशोक जी बड़े भाई हैं, लेकिन ये संख्यात्मक बात नहीं करते। इन्होंने डिबेट की शुरुआत में पीडीए का जब जिक्र किया, जब मैंने इनके पीडीए की कॉल कर दी तो इन्होंने दाएं बाएं झांकना शुरू कर दिया। पीडीए के ऊपर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये हमें बोल रहे सत्ता के लोलू फालतू। शायद मेरे काबिल दोस्त को ये नहीं पता कि 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हम लोग शामिल थे, और 18 महीने की सरकार के अंदर सत्ता को लात मार के बाहर चले गए थे। हमारे लिए पिछड़ा अति महत्वपूर्ण है, दलित अति महत्वपूर्ण है, अल्पसंख्यक अति महत्वपूर्ण है। हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, सत्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम ऐसे लोग नहीं है कि जो 4 बार सत्ता की मलाई खाए और सत्ता की मलाई खाने के वक्त हम लोग पिछड़ों को भूल जाए, दलितों को भूल जाए, अल्पसंख्यकों को भूल जाए, और जैसे सत्ता से बाहर चले जाते पीडीए की याद करने लग जाते हैं। ये समाजवादी पार्टी करती है। अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव जी से पूछा गया था, इसके पहले पीडीए के अंदर ये लोग ए को अल्पसंख्यक के अंदर काउंट करते थे और वाई को यादव के अंदर काउंट करते थे। लेकिन तो सवाल पूछा गया था भैया एम वाई क्या है, तो दाएं बाएं झांकते हुए अखिलेश जी ने बोला कि एम का मतलब महिला और वाई का मतलब यूथ। तो ये जो इनका समीकरण है मुस्कान जी ना, ये समय के साथ साथ बदलता रहता है। इनका नारा भी समय के साथ साथ बदलता रहता है। ये कभी भी पिछड़ों के हितैषी नहीं रहे, ये कभी भी दलितों के हितैषी नहीं रहे, ये कभी भी अल्पसंख्यकों के हितैषी नहीं रहे। इनको सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इनको वोट चाहिए पीडीए का नाम लेकर। सत्ता से बाहर जाने के बाद इनको पीडीए की याद आती है, सत्ता में रहते हुए एक बार भी पीडीए की याद नहीं आती। मैंने तत्वों की बात की, आप पिछड़ों का नारा देते हो तो आगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिछड़ा विरोधी व्यक्तियों को राज्यसभा भेजने का काम करते हो, पिछड़ा विरोधी व्यक्तियों को इस बार के राज्यसभा चुनाव के अंदर लड़ाने का काम करते हो। तो ये आपकी जो पिछड़ा विरोधी मानसिकता है, ये पूरा देश उत्तर प्रदेश में देख रहा है। उसके बाद में जरा पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि आप पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। आपके पास जो 2 सीटें बची हुई है महाराज, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो 2 बचाने का प्रयास करिए, क्योंकि एनडीए गठबंधन 80 की 80 लोकसभा सीटें लड़ रहा है। सीटों की मारामारी हमारे अंदर नहीं बची। ठीक है अशोक जी, 2 सीटें हैं, 2 को बचाइए, बाकियों के पीछे मत भागिए। आप 80 की बात कर रहे हैं, लेकिन सुभाषपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं आप 80 छोड़िए ना, आप 2 को बचा लीजिए, बहुत बड़ी चीज है। नहीं, हमारी शुभकामना है कि पहले वो मंत्री पद का शपथ ले लें और उसके बाद जो है आगे राजनीति की बात की जाएगी। पहले हमारी यही शुभकामना है कि जैसे दामिनी मूवी में एक डायलॉग था, मिली है सिर्फ तारीख पे तारीख, तो उसी तरह माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कम से कम तारीख की जगह कुछ फैसला आ जाए। जो नहीं अशोक यादव जी, अब कैबिनेट विस्तार की जो चर्चा है वो आज हो चुकी है, जल्दी हो जाएगा। जी। और दूसरे देखिए, मैं बस 10 सेकंड और लूंगा। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी बोल रहे थे परेशान ये लोग हैं, परेशान हम नहीं है, परेशान इस प्रदेश का 60 लाख युवा है जो जिसके पेपर लीक आप लोगों ने करवाए हैं। परेशान इस उत्तर प्रदेश की पूरी जो पीडीए का लोग हैं, जो आपने अग्निवीर बनाने का काम किया है ना, अग्निवीर में सबसे ज्यादा अगर जाते थे तो पिछड़े समाज के लोग जाते थे, दलित समाज के लोग जाते थे। इन लोगों को लगा कि ये लोगों का बड़ा उत्थान हो रहा है, इन लोगों ने उसको ठेके पर रख दिया, अग्निवीर बना दिया। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये पिछड़े दलितों के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का एक सोची समझी आरएसएस और भाजपा की साजिश है। और उनके इस साजिश में
जो भी हमारे तथाकथित पिछड़े के नुमाइंदे जो कभी अगड़े बन जाते कभी पिछड़े रहते हैं, ये लोग गए हैं तो कहीं न कहीं इस कुल्हाड़ी के पीछे इनका भी योगदान है। क्योंकि आप देखेंगी कि इस समाज में, मैं सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जो भी युवा भर्ती होते थे आर्मी में, वो 20 साल की बाकायदे नौकरी उनको मिलती थी और बाकायदे उनको पेंशन मिलता था, उनके परिवार का भरण पोषण, उनके परिवार पढ़ लिख जाता था, बच्चे अच्छे नौकरियों में जाते थे। लेकिन इनको पीडीए के लोगों को का जो है कमर तोड़ना था, उसने 4 साल के ठेके पर रख दिया, जाओ 4 साल के ठेके के बाद जाके मूंगफली बेचो, सब्जी बेचो। तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो पीडीए के लोगों के खिलाफ हो रहा है। कितने लोग जाते थे आर्मी में पीडीए के अलावा, जरा बताएं लोग कितने परसेंट संख्या थी? 90% संख्या पीडीए के लोगों की थी। अरे अशोक जी, समाज में सिर्फ पीडीए नहीं है ना, और भी लोग हैं, कभी और भी लोगों की तरफ देखिए ना, मैं आपके माध्यम उनकी भी तो उम्मीदें हैं भाई। अगर आप सत्ता में आएंगे तो सिर्फ अगर आप पीडीए को ही आगे बढ़ाएंगे तो बाकी तबका कहाँ जाएगा? वो तो पीडीए के पीछे फिर दब गया। मुस्कान जी देखिए, बाकी तबका के लिए भी ऐसा नहीं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी ये कहा कि ए का मतलब सिर्फ अल्पसंख्यक है। उन्होंने कहा ए का मतलब आधी आबादी, ए का मतलब अगड़े, ए का मतलब आदिवासी। तो ए फॉर ऑल इज वन, ए फॉर ऑल इज वन। तो ऐसा नहीं कि हम समाज के अन्य लोगों को मतलब छोड़ रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी छोड़ रही है। हमारा बस यही मानना है। आशीष जी बस एक सेकंड, आशीष जी बस 10 सेकंड में वो अपनी बातें पूरी करें, फिर मैं सीधा आपका रुख करूंगी। जी मुस्कान जी, हमारी यही बातें हैं कि जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, ये चीज उनकी कमर तोड़ रही है। आप ये बात नहीं समझ पा रहे। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, उनको समझना चाहिए कि आज किसानों के ऊपर बम क्यों बरसाए जा रहे हैं, आज किसानों के ऊपर पैलेट गन से गोलियां क्यों मारी जा रही। क्या वो कोई नई मांग अपनी मांग रहे हैं? मुस्कान जी, सिर्फ जो बातें माननीय मोदी जी ने, जो आप मोदी गारंटी बोलते हैं, वो गारंटी उन्होंने दिया था कि हम ये काम करेंगे, और उसी गारंटी को किसान भाई इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, और वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनके ऊपर पैलेट गन चलाई जा रही है। तो ये कहाँ का न्याय है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। खैर अशोक यादव जी, जब कांग्रेस के पास 2011 में समय था तो कांग्रेस ने भी साफ तौर पर कहा था कि वो कैसी भी ऐसे बिल्कुल लागू नहीं कर सकती है। तो आज आप सत्ता में नहीं है, आपके सहयोगी, तो आप उनसे सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जब आपके पास मौका था और आपके सहयोगी के पास, तो उसने भी ये इस बिल को इम्प्लीमेंट नहीं किया था। खैर आशीष तिवारी जी, जवाब चाहूंगी। हाँ, मैं देखिए इनकी दो बातों प्रश्न और एक मैं इनको जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ पीडीए चिल्ला रहे हैं, क्या अगर इनको कभी मौका मिला तो क्या ये किसी पीडीए के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे? अखिलेश यादव जी को हटाकर इनसे पूछ लीजिएगा। और दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, ये जो किसानों की बात कर रहे हैं, ये किसानों को आगे रखकर, उसके पीछे मैं पहले भी कह चुका हूँ, कुछ विदेशी ताकतें हैं, कुछ यहाँ के ऐसे उत्पाती लोग हैं जो किसानों को ढाल बनाकर एंड चुनाव के जस्ट पहले वो यहाँ पर शंभू बॉर्डर हो या दिल्ली के बॉर्डर हो, वहां पर ये जाने का काम कर रहे हैं। चूंकि किसान सिर्फ पंजाब में नहीं है, किसान पूरे देश में। आप उसको बता दीजिए कि आप ये एमएसपी की मांग सिर्फ पंजाब के किसानों की है? अरे ऐसा होता तो पूरे भारत देश का हर बॉर्डर जाम होता, अगर ये किसानों के हित की बात होती, या किसान वाकई में किसान का ये आंदोलन होता। किसानों का आंदोलन नहीं है। चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले इस तरीके की चीजें करी जाती हैं और वो कर दी गई है। कुछ किसाने, भोले वाले किसानों को आगे रखकर वहां पर पीछे बुलडोजर पुकलैंड लेकर, ये किसान का भी ऐसे आंदोलन नहीं। किसान के पास में तो जो चीज होती है वो हसिया होती है या कुछ होता, वो उसके साथ में आंदोलन, या वो बेचारा किसान इतना सुदृढ़ नहीं होता है कि वो पुकलैंड लेकर। ठीक है, चलिए आशीष जी, किसानों के मुद्दे पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए अशोक जी, आप बीजेपी की स्ट्रेटजी पर सवाल उठा रहे हैं। 2014 में जनता ने बीजेपी को मौका दिया, बीजेपी ने काम किया, फिर 2019 में उन्हें मौका मिला। तो बीजेपी तो अपनी स्ट्रेटजी लगातार बदल रही है। इस बार तो बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा है, लेकिन आपने क्या स्ट्रेटजी बदली? हमारी स्ट्रेटजी समय के हिसाब से हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि टाइम के हिसाब से जो भी दल अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदलता है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, फिर वो विलुप्त हो जाता है। आपको ऐसे तमाम दल मिलेंगे। रह गई बात, अगर हमारी स्ट्रेटजी नहीं सही रहती या हमारा जो भी हमारी जो कैडर सही नहीं रहता, तो 2022 में जो 37% का वोट शेयर ऐसे नहीं मिल जाता। ठीक है, हम सरकार में नहीं आ पाए, वो अलग बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने वसूलों से, सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। अभी ये कह रहे हैं कि खाली पंजाब के किसानों की समस्या है। मैं पूछ रहा हूँ कि मोदी जी ने वादे क्यों किए थे? जब उनको नहीं लागू करना तो वादे क्यों किए थे? लेकिन
नहीं वादे कर दिए, बस 2022 का चुनाव निकालना था, इनको वादे कर दिए, अब जाओ भाड़ में जाओ, तुम मरो, गोली खाओ, उनसे क्या मतलब, मोदी से वोट मिल गया था। अच्छा, आज जो इन्होंने कहा कि अगर मौका मिलेगा तो अखिलेश जी के अलावा किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मैं तो पूछ रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए ना जो संघ परिवार के अलावा कोई मोदी जी के अलावा कोई किसी प्रधानमंत्री को आप बना सकते हैं क्या? मोदी जी के अलावा किसी का नाम ऐसे ही चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते। मोदी जी के अलावा किसी का नाम चला ही नहीं सकते। तो ये सब बातें चलिए अशोक जी, कम से कम उनके पास चेहरा तो है, आपने किसको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया, जनता के सामने किसे प्रेजेंट किया? देखिए मुस्कान, बहुत बढ़िया सवाल आपने कहा। ये चेहरा विपक्ष के प्रधानमंत्री पद का जो भी चेहरा होगा, कम से कम वो गारंटी के नाम पर झूठ नहीं परोसेगा, कम से कम वो किसानों के ऊपर पैलेट गन नहीं चलवाएगा, कम से कम वो पहलवान बेटियों के शोषण करने वालों को संरक्षण नहीं देगा, और वो कम से कम पेपर लीक करने वालों को भी संरक्षण नहीं देगा। इतना बड़ा, और देखिए ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो चंडीगढ़ के पैटर्न पे बैलेट भी नहीं लुटवाएगा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देश के धन को नहीं लुटवाएगा, जो आपदा में अवसर नहीं तलाश करेगा और के फंड के माध्यम से देश की संपदा को नहीं लूटेगा। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो भी प्रधानमंत्री होगा मुस्कान जी, ये सब चीजें नहीं करेगा, तो फिर आपके लिए ये सही करेगा। लेकिन या तो आपके पास तथ्य हो, जो कहें आपके पास सबूत हो, तब आप ये कहिए, वरना आप ऐसे सरकार को बदनाम नहीं कर सकते। ठीक है, खैर अब ये हम जनता पे छोड़ते हैं। 5 साल के बाद जनता को ये मौका मिला है, तो अब जनता ही तय करे कि उसे अगले 5 साल के लिए कमान किस पार्टी के हाथ में देनी है। धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 6 सीट सहयोगियों को देने की बात बीजेपी की तरफ से कही गई है। अब ऐसे में जब ऐलान होता है, जब सीटें आती है, तो किसको कितनी सीट मिलती है ये देखना बहुत रोमांचक होगा, क्योंकि एक सीट शेयरिंग का ऐसा फॉर्मूला है जिसको लेकर इंडिया अलायंस में भी खींचतान हुई थी और कई जगहों पर तो ये अलायंस बन भी नहीं पाया। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलग हो चुकी है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एकला चलो की राह पर निकल चुकी है। तो सीट शेयरिंग एक ऐसा पेच है जो हर बार हर एक पार्टी के लिए एक रोड़ा बनता है। ऐसे में जब यूपी में बीजेपी अपने सहयोगियों को सीट देगी तो वो इस सीट से संतुष्ट नजर आएंगे नहीं, या फिर अब बगावती सुर एक बार फिर से एनडीए में भी देखने को मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी ऐलान करने के साथ ही सभी सहयोगी दलों को कॉन्फिडेंस में भी ले रही है कि वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से संतुष्ट नजर आए। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।